नमस्कार। आज हमारे पास भारतीय मुद्रा और बैंकिंग के मूल सिद्धांतों पर एक काफ़ी विस्तृत दस्तावेज आया है। इसमें आरबीआई, मौद्रिक नीति, बैंकिंग संरचनाएं, ये सब शामिल हैं। हाँ, काफी कुछ कवर किया गया है इसमें। तो चलिए देखते हैं कि इसे और बेहतर और असरदार कैसे बनाया जा सकता है। बिल्कुल। तो पहली चीज जो मुझे लगी वो ये कि जानकारी तो बहुत है, लेकिन शायद अलग-अलग हिस्सों को जोड़ने पर थोड़ा और काम हो सकता है। हाँ, ये मुझे भी लगा। सामग्री काफ़ी व्यापक है, लेकिन जो अलग-अलग खंड हैं, उनके बीच एक सुसंगत कहानी या प्रवाह बनाने से पाठक की समझ और गहरी हो सकती है। अभी ऐसा महसूस होता है कि विषय एकदम से बदल जाते हैं। जैसे हम मुद्रा के प्रकारों की बात कर रहे हैं, कमोडिटी, फिएट, फिड्यूशियरी, कमर्शियल बैंक मनी। और फिर फौरन हम बैंकिंग संरचना या आरबीआई पर पहुंच जाते हैं। हाँ, और ये हमेशा साफ नहीं होता कि ये चीजें मतलब आपस में कैसे जुड़ी हैं। मिसाल के तौर पर आरबीआई की जो मौद्रिक नीति है, जैसे रेपो रेट, सीआरआर वगैरह। हाँ, वो बैंकों के एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को कैसे प्रभावित करती है। ये जो लिंक है वो कहीं ना कहीं गायब सा लगता है। सही कह रही हैं। या फिर जैसे आजकल की जो बैंकिंग प्रणाली है, उसमें फिएट मनी और कमर्शियल बैंक मनी की क्या भूमिका है और क्यों आरबीआई को इसे रेगुलेट करने की जरूरत पड़ती है। ये जो कनेक्शन है, इसकी कमी से पढ़ने वाले के लिए पूरी तस्वीर, वो बड़ी पिक्चर समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उन्हें जानकारी के टुकड़े तो मिल जाते हैं, पर वो सब मिलकर क्या कहानी बना रहे हैं, वो शायद उतना साफ नहीं हो पाता। तो यहाँ सुझाव ये है कि सेक्शंस के बीच में कुछ छोटे जोड़ने वाले वाक्य या शायद एक छोटा पैराग्राफ डाला जाए। किस तरह के वाक्य? ऐसे वाक्य जो इन कॉन्सेप्ट्स के बीच का जो तार्किक कनेक्शन है या कारण और प्रभाव का रिश्ता है, उसे साफ कर दे। अच्छा, जैसे कोई उदाहरण? हाँ, जैसे मान लीजिए आपने अलग-अलग तरह के धन समझा दिए, कमोडिटी, फिएट वगैरह। उसके बाद आप एक लाइन जोड़ सकते हैं कि भाई आज की जो बैंकिंग व्यवस्था है वो मुख्य रूप से फिएट और कमर्शियल बैंक मनी पर ही चलती है। अच्छा, इससे क्या होगा? इससे बात अपने आप आरबीआई की भूमिका और मौद्रिक नीति की जरूरत पर आ जाएगी, है ना? एक तरह का ब्रिज बन जाएगा। हाँ, ये बात तो सही है। या फिर एक और उदाहरण सोचे, जब आप आरबीआई के काम जैसे क्रेडिट कंट्रोल उसकी बात कर रहे हैं। और फिर एनपीए जैसे मुद्दों पर आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, तो बीच में एक छोटा सा वाक्य डाल सकते हैं जो ये बताए कि कैसे सेंट्रल बैंक की नीतियां जो वो तय करते हैं, वो बैंकों की सेहत पर, उनके लोन देने की क्षमता पर और आखिरकार उनके लोन पोर्टफोलियो की गुणवत्ता पर असर डाल सकती हैं। बिल्कुल। और यही तरीका शायद बेसल नॉर्म्स पर भी लागू हो सकता है। उन्हें सिर्फ नियमों की एक लिस्ट की तरह बताने के बजाय उन्हें पिछले बैंकिंग संकटों की प्रतिक्रिया के तौर पर दिखाना चाहिए, जिनका जिक्र शायद न भी हो, पर वो बैकग्राउंड में तो है ही। बिल्कुल। और ये भी बताएं कि उनका मकसद भविष्य में ऐसे संकटों को रोकना है जो सीधे सीधे एनपीए जैसी समस्याओं से जुड़ा है। इससे पढ़ने वाले को सिर्फ क्या नहीं बल्कि क्यों भी समझ आएगा। ये बहुत जरूरी है। तो ये तो हुई जुड़ाव की बात। अब एक और पहलू है जिस पर ध्यान दिया जा सकता है। तथ्यात्मक जानकारी काफी मजबूत है, लेकिन जो अहम घटनाएं और नीतियां हैं, उनके पीछे का क्यों और उनके जो व्यापक असर हैं, उनको उजागर करने से सामग्री और प्रभावशाली बन सकती है। हाँ, ये मैंने भी नोट किया। अक्सर क्या होता है कि हम अहम चीजों का जिक्र करते हैं, जैसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ या बेसल मानक आए या फिर आईबीसी मतलब दिवाला और दिवालियापन संहिता लागू हुई। लेकिन उनका जिक्र बस तथ्यों की एक सूची जैसा लगता है। हाँ, उनके पीछे का जो गहरा सामाजिक, आर्थिक या राजनैतिक संदर्भ था वो क्या था, या उनके लंबे समय के नतीजे क्या रहे, चाहे वो सोचे समझे हों या अनपेक्षित, इन पर ज्यादा जोर नहीं दिया गया है। तो पढ़ने वाले को ये तो पता चल जाता है कि क्या हुआ, पर हमेशा ये नहीं पता चलता कि क्यों ये इतना महत्वपूर्ण था या इसका बड़ा असर क्या पड़ा। कॉन्टेक्स्ट मिसिंग लगता है थोड़ा। तो सुझाव यहाँ ये है कि जब भी आप किसी बड़ी घटना, नीति या अवधारणा का जिक्र करें, तो उसके महत्व, उसके पीछे के तर्क और उसके व्यापक संदर्भ या असर पर एक दो वाक्य जोड़कर थोड़ी गहराई दें। इससे जानकारी सिर्फ तथ्यात्मक न रहकर ज्यादा प्रासंगिक लगेगी, है ना? बिल्कुल।
उदाहरण के लिए जब आप बैंकों के राष्ट्रीयकरण के कारण गिनाते हैं, जैसे धन का कुछ हाथों में सिमटना या शहरी इलाकों पर ज्यादा ध्यान देना। तो उस समय का जो बड़ा राजनीतिक आर्थिक माहौल था, उसका भी हल्का सा जिक्र कर सकते हैं। हाँ, जैसे उस वक्त सरकार का समाजवादी झुकाव था या समावेशी विकास पर जोर था, जिसने इस नीति को बल दिया। इससे वो फैसला ज्यादा संदर्भ में समझ आएगा। बिल्कुल सही। इसी तरह आईबीसी के बारे में बताते समय सिर्फ उसकी प्रक्रिया मत समझाइए, ये भी बताइए कि इसे क्यों लाया गया था। मतलब ये पिछले कर्ज वसूली के तरीकों की कमियों का जवाब कैसे था, जैसे डीआरटीज वगैरह। हाँ, जिनका शायद पहले जिक्र हुआ है। और इसने कर्ज देने वाले और लेने वाले के रिश्ते को कैसे बदलने की कोशिश की, ये बातें इसे ज्यादा अर्थपूर्ण बनाएंगी। एक और उदाहरण हो सकता है ऑपरेशन ट्विस्ट का, सिर्फ ये बताने के बजाय कि इसमें लंबी अवधि के बॉन्ड खरीदे और छोटी अवधि के बेचे जाते हैं। ये भी साफ करें कि इसका मकसद क्या था, जैसे लंबी अवधि की ब्याज दरें कम करके निवेश को बढ़ावा देना। खासकर जब अर्थव्यवस्था सुस्त हो, इससे आरबीआई के कदमों के पीछे की सोच पाठक को समझ आएगी। ये सीधे सीधे पूरी सामग्री की संरचना या उसके ढांचे से जुड़ा है। सामग्री की जो मौजूदा बनावट है, जिसमें कुछ विषय कई जगह दिखते हैं और जानकारी की गहराई भी बदलती रहती है, वो किसी खास पाठक या मकसद के हिसाब से शायद पूरी तरह स्पष्ट और प्रभावी ना हो। इसमें दिक्कत ये नजर आती है कि जो मिलती जुलती चीजें हैं वो अक्सर बिखरी हुई हैं। जैसे अलग अलग तरह के बैंक, कमर्शियल बैंक हैं जिनमें सरकारी और निजी दोनों हैं, फिर सहकारी बैंक, आरआरबीज, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक। ये सब अलग अलग जगहों पर समझाए गए हैं। हाँ, तो इससे उनकी एक साथ तुलना करना या पूरे बैंकिंग सिस्टम को एक नज़र में समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। पाठक को शायद पन्ने पलटने पड़े। बिल्कुल, और कुछ जरूरी कॉन्सेप्ट्स भी हैं, जैसे फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम। ये शायद एक से ज्यादा बार आया है और वो भी बहुत संक्षेप में। इससे पढ़ने वाला कंफ्यूज हो सकता है कि इसकी पूरी बात क्या है। हाँ, और साथ ही जो बड़े विषय हैं जैसे पूरी मौद्रिक नीति और उसके अंदर की जो खास बातें हैं, जैसे अलग-अलग दरें, रेपो, रिवर्स रेपो, बैंक दर, सीआरआर, एसएलआर वगैरह। इनके बीच का जो रिश्ता है उसे ढांचे में और साफ तौर पर उभारा जा सकता है। अभी शायद पाठक को ये कनेक्शन खुद बनाने पड़ रहे हैं। तो यहाँ सुझाव ये है कि सामग्री को दोबारा व्यवस्थित करने के बारे में सोचें, ताकि मिलती जुलती जानकारी एक साथ आ जाए। और ये तय करते समय ये ध्यान रखना होगा कि आपके पाठक कौन हैं और इस सामग्री का मकसद क्या है। क्या ये किसी परीक्षा की तैयारी के लिए है, या नीति बनाने वालों के लिए है, या आम जानकारी के लिए। बिल्कुल। और फिर साफ हेडिंग और सब हेडिंग का इस्तेमाल करके एक ज्यादा तार्किक प्रवाह बनाया जा सकता है। इसके कुछ ठोस उदाहरण क्या हो सकते हैं, कैसे कर सकते हैं ये? जैसे आप भारत में बैंकिंग संरचना पर एक पूरा समर्पित सेक्शन बना सकते हैं। अच्छा, उसमें क्या क्या आएगा? उसमें सभी तरह के बैंक आ जाएं, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट, सहकारी, आरआरबी, एसएफबी, पेमेंट बैंक और शायद नैपबिट जैसे नए संस्थान भी, जिनका जिक्र है। और वहाँ आप उनकी खास भूमिकाओं, उनके रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और मुख्य विशेषताओं की तुलना कर सकते हैं, अंतर बता सकते हैं। हाँ, ये पाठक के लिए बहुत मददगार होगा। सब कुछ एक जगह मिल जाएगा। ये तो बहुत अच्छा सुझाव है। और कोई उदाहरण? दूसरा उदाहरण आरबीआई के मौद्रिक निधि के उपकरणों से जुड़ा हो सकता है। जितने भी मात्रात्मक उपकरण हैं, सीआरआर, एसएलआर, रेपो, रिवर्स रेपो, ओएमओ वगैरह। और गुणात्मक उपकरण भी, जैसे क्रेडिट राशनिंग, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, मॉरल सुएशन, जिनका जिक्र किया गया है। हाँ, उन सबको एक ही जगह, एक सेक्शन में इकट्ठा कर दें। वहाँ समझाएं कि हर टूल कैसे काम करता है, उसका मकसद क्या है, महंगाई रोकना है, विकास बढ़ाना है या कुछ और वो आपस में कैसे जुड़े हैं, जैसे रेपो रेट, बैंक रेट और एमएसएफ का रिश्ता क्या है। बिल्कुल, इससे पूरी मौद्रिक नीति की तस्वीर साफ हो जाएगी। और वो जो अलग अलग समितियों का जिक्र है, हिल्टन यंग, नरसिम्हम कमेटी I और II, उनका क्या करें? उनकी सिफारिशों को भी बेहतर तरीके से पेश किया जा सकता है। या तो उन्हें सीधे वहीं डालें जहां वो प्रासंगिक हैं, जैसे हिल्टन यंग को आरबीआई की स्थापना के साथ जोड़ दें, नरसिम्हम कमेटियों को बैंकिंग सुधारों के साथ। या फिर अगर आप मुख्य टेक्स्ट का फ्लो नहीं बिगाड़ना चाहते तो उन्हें आखिर में एक परिशिष्ट यानी अपेंडिक्स में डाल सकते हैं। अच्छा, और वो बॉन्ड, कूपन, यील्ड जैसी जो बुनियादी बातें हैं?
हाँ, उन्हें वहीं समझाया जाना चाहिए जहां उनकी पहली बार जरूरत पड़े, शायद सरकारी उधार या ओएमओ की चर्चा से ठीक पहले, ताकि पाठक को वहीं की वहीं वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये सारे ढांचे से जुड़े सुझाव काफी ठोस हैं। तो कुल मिलाकर हमने आज 3 मुख्य बातों पर ध्यान केंद्रित किया है। हाँ, पहला तो था कि अलग-अलग अवधारणाओं के बीच संरचनात्मक जुड़ाव को मजबूत करना, ताकि पाठक पूरी तस्वीर देख सके और चीजों को आपस में जोड़ सके। बिल्कुल। दूसरा, प्रमुख घटनाओं और नीतियों के लिए संदर्भ और महत्व को गहरा करना, ताकि पाठक सिर्फ क्या नहीं, बल्कि क्यों और इसका क्या मतलब है भी समझे। और तीसरा, लक्षित दर्शकों के हिसाब से स्पष्टता और उद्देश्य के लिए संरचना को परिष्कृत करना, ताकि जानकारी तार्किक रूप से व्यवस्थित हो और आसानी से समझ में आए। हाँ, और इसके लिए कुछ ठोस कदम भी सुझाए हैं, जैसे सेक्शंस के बीच जोड़ने वाले वाक्य या पैराग्राफ इस्तेमाल करना, अहम घटनाओं के पीछे का तर्क और संदर्भ साफ करना, और मिलती-जुलती जानकारी को एक साथ ग्रुप करके सामग्री को फिर से व्यवस्थित करना, जैसे सभी बैंक प्रकारों को एक साथ लाना या सभी मौद्रिक नीति उपकरणों को एक जगह समझाना। हम उम्मीद करते हैं कि ये सुझाव आपको अपनी सामग्री को और भी बेहतर बनाने में मदद करेंगे। ये पहले से ही काफी जानकारीपूर्ण है और इन बदलावों से इसकी पठनीयता और प्रभावशीलता यकीनन और बढ़ सकती है। बिल्कुल। और अगर आप इन सुझावों पर अमल करने के बाद अपनी संशोधित सामग्री पर और प्रतिक्रिया चाहें, तो उसे दोबारा भेजने में बिल्कुल संकोच ना करें। हाँ, हमें आपकी प्रगति देखने में खुशी होगी।